नेक्स्ट जो हमारा प्रोसेस होता है वो है एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस हमारे पास ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर चेंज हो सकते हैं, लेकिन जो हमारे पास हीट है, ना तो किसी सिस्टम में आपकी हीट आ सकती है, ना उस सिस्टम के बाहर जो है जा सकती है। तो ऐसा प्रोसेस जब हम किसी सिस्टम में करवाते हैं, मतलब कि उस सिस्टम में ना कोई हीट बाहर से उस सिस्टम के अंदर आए, या ना तो उस सिस्टम से हीट आपकी जो है बाहर को जाए, तो ऐसे प्रोसेस को हम एडियाबैटिक प्रोसेस बोलते हैं। ये प्रोसेस इन विच प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर कैन चेंज बट नो हीट इज अलाउड टू एंटर और लीव द सिस्टम। तो ना तो हीट किसी सिस्टम को एंटर कर सकती है, ना ही हीट उस सिस्टम के बाहर जा सकती है। तो इस तरह से जब हम किसी प्रोसेस को करवाते हैं जिसमें कि किसी सिस्टम के अंदर ना हीट आए, ना ही उस सिस्टम से हीट आपकी बाहर को जाए, तो ऐसे प्रोसेस को हम जो है एडियाबैटिक प्रोसेस बोलते हैं। तो ऐसे प्रोसेस में हीट सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में एक्सचेंज नहीं होती। सिस्टम के अंदर ही आपकी हीट रहेगी, ना तो उसके बाहर जाएगी, ना सिस्टम के अंदर कोई एक्स्ट्रा हीट हमारे पास आती है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, जो सिलेंडर हम लेते हैं, जैसे हमने कोई गैस किसी सिलेंडर के अंदर ली हुई है, तो उस गैस और सिलेंडर को हम एक सिस्टम अगर माने, तो हम क्या बोलेंगे कि जो गैस है, उस गैस के अंदर आपकी ना तो बाहर से हीट आएगी, ना तो अंदर से हीट बाहर को जाएगी। तो ऐसा होने के लिए जो सिलेंडर की दीवारें हैं, उनका नॉन कंडक्टिंग होना जो ज़रूरी है। नॉन कंडक्टिंग मतलब कि वो इंसुलेटर हमारे पास होना चाहिए। तो अगर वो वॉल्स ऑफ द सिलेंडर हमारे पास जो परफेक्टली इंसुलेटिंग हमारे पास होगी, तो हीट उनमें से पास आउट नहीं हो पाएगी, तो अंदर की हीट बाहर नहीं जाएगी और बाहर की हीट जो है अंदर नहीं आ पाएगी। तो जो हमारे पास कंप्रेशन और एक्सपेंशन होते हैं, वो आपके बहुत जल्दी होने चाहिए इस तरह के प्रोसेस को करवाने के लिए। एडियाबैटिक प्रोसेस को करवाने के लिए कंप्रेशन या तो आपको एकदम से करना पड़ेगा, या तो एक्सपेंशन आपको जो एकदम से करना पड़ेगा। तो उससे क्या होगा कि हीट एकदम से बाहर नहीं आएगी और बाहर से एकदम अंदर को नहीं जाएगी। तो ये भी हमारे पास जो एडियाबैटिक प्रोसेस को कराने के लिए कंडीशन होती है कि कंप्रेशन और एक्सपेंशन शुड बी क्विक। तो हमारे पास एडियाबैटिक एक्सपेंशन के जो एग्जांपल हैं, वो है हमारे पास सडन बस्टिंग ऑफ ट्यूब ऑफ ए टायर। तो जैसे टायर के अंदर की ट्यूब है वो एकदम से फटती है, तो उसको हम एडियाबैटिक प्रोसेस एक तरह से कंसिडर करते हैं। तो ना तो यहाँ पे अंदर की हीट आपकी जो है बाहर को जाती है, और ना ही बाहर की हीट अंदर को हमारे पास आती है। तो हीट एक्सचेंज हम यहाँ पे एक तरह से कंसिडर नहीं करते हैं। तो उसी तरह से प्रोपेगेशन ऑफ साउंड इन ईयर, ईयर में से जब साउंड वेव हमारा जो प्रोपेगेट करता है, तो उस केस में भी अगर हम उस साउंड वेव को ईयर के अंदर एक सिस्टम मान लें, तो उस केस में भी हमें जो है हीटिंग इफेक्ट जो है देखने को नहीं मिलते। तो उसको भी हम यहाँ पे एडियाबैटिक प्रोसेस मान के चलते हैं। तो इससे पहले हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा था। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमारे पास क्या था कि जब हम किसी सिस्टम को हीट देते हैं, तो उस हीट का कुछ पार्ट तो उसकी इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करता है, और कुछ पार्ट जो है उस सिस्टम में वर्क करवाता है। तो हीट सप्लाई टू ए सिस्टम इज इक्वल टू वर्क डन प्लस इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी। तो ये हमारे पास जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमारे पास होता है। तो इसकी कुछ जो एप्लीकेशंस हैं वो हम यहाँ पे देखेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो अभी जो मैंने पीछे अभी आपसे बात की एडियाबैटिक प्रोसेस की, तो एडियाबैटिक प्रोसेस में मैंने ये बोला था कि हमारे पास जो है सिस्टम के अंदर ना तो हीट बाहर से आ सकती है, ना तो सिस्टम से बाहर को हीट जाएगी। तो ऐसा प्रोसेस जो होता है जिसमें हीट अलाउड ही नहीं होती एक्सचेंज होना सराउंडिंग के साथ,
तो ऐसे प्रोसेस को हम एडियाबेटिक प्रोसेस बोलते हैं। और यहाँ पे हम इसके जो डायग्राम देख रहे हैं या जो फिगर हम देख रहे हैं, हमारे पास एक सिलेंडर है जिसके अंदर हमने गैस डाली हुई है और गैस को हमने एक तरह से इंसुलेटेड सिलेंडर में और इंसुलेटेड पिस्टन के अंदर रखा हुआ है। तो ना तो जो इंसुलेटिंग मटेरियल है वो हीट को पास नहीं करता, तो इसलिए हीट ना तो अंदर से बाहर आएगी ना तो बाहर से अंदर आएगी। तो इसलिए हमारे पास नॉन कंडक्टिंग वाल्व हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, मतलब कि हीट इसमें से वॉल्स में से कंडक्ट नहीं होगी आपके पास। तो एक हमारे पास जो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि एडियाबेटिक प्रोसेस को हम यहाँ पे करवा सकते हैं कि ना तो बाहर की हीट अंदर आएगी और अंदर की हीट ना ही जो है बाहर जाएगी। तो जैसे मैंने बात की कि हमारे पास एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की अगर हम बात करते हैं, तो सबसे पहले हम इसकी एप्लीकेशन जो है आइसोथर्मल प्रोसेस के केस में यहाँ पे देखेंगे। तो मैंने आइसोथर्मल प्रोसेस के बारे में पहले बात की थी कि आइसोथर्मल प्रोसेस हमारे पास ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कि हम टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं। तो टेम्परेचर को कांस्टेंट रखने का मतलब है कि हमारे पास जो इंटरनल एनर्जी है वो भी हमारे पास जो कांस्टेंट वहाँ पे रहेगी, क्योंकि इंटरनल एनर्जी जो है टेम्परेचर पे डिपेंड करती है सिस्टम के। और जो हमारे पास इंटरनल एनर्जी होती है वो फर्दर, जैसा मैंने बताया कि दो तरह की होती थी हमारे पास, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। और जो काइनेटिक एनर्जी होती है सिस्टम की, वो जो हमारे पास मॉलिक्यूल्स होते हैं जैसे गैस सिस्टम है हमारे पास, तो उन मॉलिक्यूल्स की मोशन पे डिपेंड करती है, मतलब उनकी काइनेटिक एनर्जी उनकी मोशन पे डिपेंड करती है, वेलोसिटी पे डिपेंड करती है। तो अगर हम एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल की बात करेंगे, तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी गैस मॉलिक्यूल की हमारे पास जो है 3/2 RT हमारे पास होती है। तो उसका मतलब क्या हुआ कि काइनेटिक एनर्जी जो है किसी सिस्टम की, किसी गैसीय सिस्टम की, उसके टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। तो इसलिए इंटरनल एनर्जी सम ऑफ काइनेटिक और पोटेंशियल हमारे पास होती है। तो इसलिए हम क्या बोलेंगे कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज करता है तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी, और उसका मतलब है कि इंटरनल एनर्जी जो है सिस्टम की या गैस की हमारे पास जो इंक्रीज करेगी। तो जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतनी ज़्यादा उस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी हमारे पास होगी। लेकिन अगर हम उस सिस्टम को आइसोथर्मल करवाते हैं तो उसका मतलब क्या है कि बाहर की जो हीट है वो अंदर नहीं जाएगी, अंदर का जो टेम्परेचर है हमारे पास जो कांस्टेंट रहेगा, गैस का टेम्परेचर हमारे पास कांस्टेंट रहेगा। तो अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है तो नेचुरली जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी हमारे पास कांस्टेंट रहेंगी। और अगर काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहती है, मतलब कि इंटरनल एनर्जी हमारे पास जो कांस्टेंट रहेगी, तो इसलिए देयर विल बी नो चेंज इन इंटरनल एनर्जी। So we can say that internal energy will remain constant. So du will be equal to 0. Change in internal energy will be equal to 0. तो अगर ऐसा होता है तो जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है वो हमारे पास क्या बनेगा, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमारे पास होता है डेल्टा क्यू इक्वल टू डी यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, मतलब हीट सप्लाइड इज इक्वल टू इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन। लेकिन आइसोथर्मल प्रोसेस के केस में अभी मैंने बोला कि इंटरनल एनर्जी जो है जीरो, चेंज इन इंटरनल एनर्जी है डी यू, तो इसलिए डेल्टा क्यू आपका डी डेल्टा डब्ल्यू के बराबर होगा। डी यू विल बी जीरो बिकॉज टेम्परेचर इज कांस्टेंट, इंटरनल एनर्जी विल बी कांस्टेंट। सो चेंज इन इंटरनल एनर्जी मतलब चेंज इन कांस्टेंट विल बी जीरो। तो इसलिए डी यू हमारे पास जीरो होगा, तो डेल्टा क्यू डेल्टा डब्ल्यू के बराबर होगा। तो इसलिए हम क्या बोलेंगे, डेल्टा क्यू है हमारे पास हीट सप्लाइड और डेल्टा डब्ल्यू हमारे पास वर्क डन। तो इसलिए हीट एडेड विल बी इक्वल टू वर्क डन बाय द सिस्टम। तो जितनी हीट आप किसी सिस्टम में ऐड करेंगे वो उस सिस्टम के को जो है काम करवाने के लिए यूज होगी, सारी की सारी जितनी हीट आप देंगे वो सारी की सारी काम करवाने के लिए यूज होगी, अगर हमने टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा हुआ है, अगर आपका वो प्रोसेस जो है आइसोथर्मल है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो डेल्टा क्यू इज द हीट सप्लाइड या हीट एडेड टू द सिस्टम अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन, इट इज ऑलवेज टेकन एज पॉजिटिव। But if delta W is positive, it means work is done by the system. That's why we are saying that heat added
to a system is equal to work done by the system. On the other way, we can say that heat subtracted is equal to work done on the system, or we can do like this. If we apply negative sign on both sides of this equation, minus delta Q equal to minus delta W, and minus delta Q is heat taken out of the system, or heat subtracted from the system is minus delta Q, and minus delta W is work done on the system. So in another way, if we will take negative sign on both sides of this equation, minus delta Q equal to minus delta W, in that case we can say heat subtracted is equal to work done on the system. So we can theoretically describe this equation in both ways, with positive sign and with a negative sign. Next, we will take the application of first law of thermodynamics in case of an adiabatic process. So I have already described about adiabatic process. Adiabatic process is a process in which no heat is allowed to taken to go inside the system and to come outside of the system. So in case of adiabatic process, we have to take cylinder as an isolated cylinder or non-conducting cylinder. No heat can exchange with the surrounding, and no heat can be system from the surrounding to the inside of the system. Since we know that delta Q is 0 in case of an adiabatic process, delta Q equal to 0 means there is no heat change inside the system. So according to first law of thermodynamics, we know that delta Q equal to du plus delta W, but delta Q is 0 for an adiabatic process, so 0 will be equal to du plus delta W, so we can say that delta W equal to minus du. We know that delta Q, delta W is the work done by the system because it is positive. Delta W is the work done by the system, it is positive, and minus du is the decrease in internal energy. It means if system does work, then it decreases internal energy of the system. अगर सिस्टम काम करता है, अगर गैस एक्सपैंड होके पिस्टन को ऊपर ले जाती है और बाहर से आप कोई हीट अंदर को अलाउ नहीं कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा, जो गैस है उसकी इंटरनल एनर्जी आपकी डिक्रीज करेगी, मतलब उसका टेम्परेचर जो है गैस का डिक्रीज करेगा, तो गैस हमारे पास जो कूल हो जाएगी। अगर बाहर से आप अलाउ नहीं करते, कोई हीट जो है सिस्टम के अंदर वहाँ पे आएगी। तो इफ सिस्टम इज adiabatic, in that case work done by the system will be equal to decrease in internal energy of the system. Next is isobaric process. Isobaric process is a process in which pressure remains constant. Other quantities can change, but pressure remains constant. So during isobaric process, both temperature and volume of the system can change. That is, du nor delta W need to be 0. From first law of thermodynamics, we can write as delta Q equal to du plus delta W equal to du plus P into dV, because we know that delta W is equal to P into dV. We have already done this. So if we take P as constant, that is isobaric process, because in isobaric process
pressure remains constant. So we can write the same equation, delta Q equal to du plus P into dV. So this equation doesn't change in case of isobaric process, only we say that P here is constant. After this, we apply first law of thermodynamics to isochoric process. So earlier we have not talked about isochoric process. So here we are defining isochoric process. Isochoric process is a process in which volume of the system remains constant. वॉल्यूम में सिस्टम के कोई चेंज नहीं होता. फॉर एग्जांपल, आई already talked about this in classroom, that if we fix the piston with some nails, so that system does not move, piston does not move. In that case, volume will remain the same during overall process. तो जो हमारे पास आइसोकोरिक प्रोसेस होता है उसमें हमारे पास वॉल्यूम चेंज नहीं होता. डी भी उस केस में हमारे पास जीरो होता है. तो अगर हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इक्वेशन अगर लिखते हैं तो हमारे पास होती है डेल्टा क्यू इक्वल टू डी यू प्लस पी डी वी. तो आइसोकोरिक प्रोसेस में डी भी जीरो होता है, तो इसलिए डेल्टा क्यू डी यू के बराबर होता है. तो इसलिए हम क्या बोलेंगे, आइसोकोरिक प्रोसेस के केस में जो आप हीट देंगे सिस्टम को, वो इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करने में यूज हो जाएगी. तो हीट एडेड और हीट गेन्ड बाय द सिस्टम इज यूज्ड टू इंक्रीज द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम. डेल्टा क्यू इक्वल टू डी यू. एंड नेक्स्ट केस इज चेंज इन इंटरनल एनर्जी ड्यूरिंग मेल्टिंग प्रोसेस. तो हमने दो तरह के जो फेज ट्रांजिशन है वो देखे हुए हैं कि एक तो हमारे पास मेल्टिंग होती है, एक हमारे पास जो है एवापोरेशन होती है. तो हमारे पास जो मेल्टिंग होता है उसमें भी हम इंटरनल एनर्जी में चेंज देखेंगे, और जो एवापोरेशन होती है उसमें भी हम इंटरनल एनर्जी में चेंज यहाँ पे देखेंगे. तो हमारे पास जो सॉलिड है वो लिक्विड में चेंज होता है ड्यूरिंग मेल्टिंग प्रोसेस. फॉर एग्जांपल, जो हमारे पास एक बर्फ का टुकड़ा होता है, आइस पीस होता है हमारे पास, वो जब मेल्ट होता है तो उससे हमारे पास वाटर बनता है. फेज ट्रांजिशन हमारे पास वहाँ पे होता है. तो उस केस में हमारे पास टेम्परेचर तो कांस्टेंट रहता है. मतलब जो आइस होगा उसका टेम्परेचर भी 0 डिग्री है, और जो लिक्विड बनेगा उसी टाइम उसका टेम्परेचर हमारे पास भी 0 डिग्री वहाँ पे होगा. तो टेम्परेचर तो हमारे पास कांस्टेंट रहता है, लेकिन जो इंटरनल एनर्जी है सिस्टम की वो हमारे पास भी इंक्रीज करती है. तो चेंज इन, हम सिस्टम को एक तरह से हीट देते हैं, हीट देने से ही वो मेल्टिंग हमारे पास होती है. तो सिस्टम को हम हीट देते हैं तो मेल्टिंग होती है. तो हीट देने से सिस्टम की इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होती है, लेकिन टेम्परेचर जो है मेल्टिंग प्रोसेस में हमारे पास जो कांस्टेंट रहता है. तो इसके लिए हमारे पास जो कंसेप्ट यूज होता है वो होता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन हमारे पास क्या होती है, बोलता है इट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट ए यूनिट मास ऑफ द सब्सटेंस फ्रॉम द सॉलिड स्टेट टू द लिक्विड स्टेट. अगर हमने किसी सॉलिड सब्सटेंस को लिक्विड सब्सटेंस में चेंज करना है तो उसको वैसा करने के लिए जितनी हम हीट प्रोवाइड करवाते हैं उसको हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोलते हैं. तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन वो हीट होती है जिससे कि हम किसी यूनिट मास के सब्सटेंस को सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट करते हैं. तो अगर मान लो सॉलिड का मास हम m ले लेते हैं और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन को हम कैपिटल L से डिनोट करते हैं, तो इस केस में हमारे पास जो है कि उस सॉलिड मटेरियल को लिक्विड बनाने में जो टोटल हीट लगेगी
वो हमारे पास m इंटू एल लगेगी, क्योंकि एक यूनिट सब्सटेंस को हमारे पास कन्वर्ट करने के लिए जो हीट लगती है उसको हम लेटेंट हीट बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे m मास है हमारे पास, तो एक के लिए हमारे पास जो लेटेंट हीट लगेगी वो हमारे पास L होगी। तो m मास के लिए हमारे पास लेटेंट हीट लगेगी वो हमारे पास m इंटू एल होगी। तो इसलिए m मास वाले सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए जो हमारे पास अमाउंट ऑफ हीट लगेगी डेल्टा क्यू, वो हमारे पास m इंटू एल के बराबर हमारे पास होगी। लेकिन जब हमारे पास जो सब्सटेंस मेल्ट होता है तो उस केस में वॉल्यूम चेंज हमारे पास जो बहुत कम होता है। तो अगर हम एक बर्फ़ का टुकड़ा लें और उसका जैसे वाटर हम उसको मेल्ट कर देते हैं तो वॉल्यूम में हमारे पास जो है उतना खास फर्क नहीं पड़ता है, वॉल्यूम ऑलमोस्ट हमारे पास सेम रहता है। तो इसलिए हम क्या बोलते हैं, डी वी विल इक्वल टू जीरो इन केस ऑफ मेल्टिंग प्रोसेस। सो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हमारे पास है डी डेल्टा क्यू इक्वल टू डी यू प्लस पी डी वी। तो इस केस में जो डेल्टा क्यू है वो हमने एम इंटू एल निकाला हुआ है, डी यू हमारे पास इक्वल टू डी यू होगा, लेकिन पी इंटू डी वी वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, जीरो होगा। तो इसलिए एम एल विल बी इक्वल टू डी यू और डी यू विल बी इक्वल टू एम एल। तो हेंस इन द मेल्टिंग प्रोसेस द इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी इज गिवन बाई एम एल। तो डी यू यहाँ पे इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी है जो कि पॉजिटिव है। अगर ये नेगेटिव होता तो हम इसको डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी यहाँ पे बोल सकते थे। तो इसको हम इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी बोलेंगे। तो इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी इज सिंपली मल्टीप्लिकेशन ऑफ मास ऑफ द सब्सटेंस इनटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो इस तरह से इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी हमारे पास होता है जब कोई सब्सटेंस सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में मेल्ट होता है। तो इसी तरह से जो दूसरा केस मैंने बोला था आपको कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी ड्यूरिंग बॉइलिंग प्रोसेस, जब आपकी एवेपोरेशन होती है तो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी में हमारे पास जो चेंज होता है। तो व्हेन ए सिस्टम बॉयल्स इट कन्वर्ट्स इनटू वेपर, इट्स इंटरनल एनर्जी इंक्रीजेस बट टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। तो इस केस में भी हमारे पास जो इंटरनल एनर्जी है वो इंक्रीज करती है जो बॉइलिंग प्रोसेस है, बट टेम्परेचर रिमेन्स दी कांस्टेंट। जैसे कि वाटर का टेम्परेचर 100 डिग्री हमारे पास रहता है, वेपर्स हमारे पास बनते हैं तो उनका टेम्परेचर भी हमारे पास जो 100 डिग्री होता है। तो सॉलिड स्टेट से हमने लिक्विड स्टेट में सॉरी लिक्विड स्टेट से हमने वेपर्स गैसियस स्टेट में कन्वर्ट किया तो टेम्परेचर हमारे पास जो सेम रहेगा। तो यहाँ भी हमारे पास जो हम लेटेंट हीट की बात करते हैं तो यहाँ भी जो लेटेंट हीट होती है हमारे पास वो होती है ऐसी हीट जो कि हम एक 1 यूनिट सब्सटेंस को लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट करते हैं तो उसको भी हम लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन बोलते हैं। तो जो हमारे पास सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट को जो हम हीट सप्लाई करते थे एक यूनिट सब्सटेंस को, हमारे पास लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन थी। लेकिन जब हम लिक्विड को वेपर्स में कन्वर्ट करते हैं एक यूनिट सब्सटेंस के केस में तो उसको हम लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन बोलते हैं। तो इसलिए अगेन अगर हमारे पास जो है m is the mass of the liquid and L is the latent heat of vaporization, in that case heat change in heat will be equal to m into L. So it is the heat required to increase uh, it is the heat required to change 1 unit mass of substance from liquid state to vapor state। तो यहाँ भी हम सिमिलर वे में बोल सकते हैं कि जिस तरह से हमारे पास लेटेंट हीट एक यूनिट मास के लिए होती थी, यहाँ भी हमारे पास जो लेटेंट हीट ऑफ वाइब्रेशन है वो हमारे पास एक यूनिट मास के लिए है। लेकिन यहाँ पे अगर हम m जो है मास लें लिक्विड का तो इस केस में जो हीट सप्लाइड टू चेंज फ्रॉम लिक्विड टू
गैसीय स्टेट होगी वो हमारे पास m इंटू एल होगी डेल्टा क्यू। और यहाँ पे हमारे पास जो वॉल्यूम है अगर वो चेंज करता है डी वी वी एफ टू माइनस वी आई, तो यहाँ पे वॉल्यूम चेंज होगा। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जब हमारे पास लिक्विड जो है आपका हम उसको हीट करते हैं लिक्विड को, तो उसमें एक्सपेंशन होती है, मतलब कि वो गैसीय स्टेट में जब जाता है तो मॉलिक्यूल जो है एक दूसरे के फार अपार्ट हो जाते हैं, एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। तो वहाँ पे एक तरह से जो लिक्विड है वो आपका एक्सपेंड हो जाता है, तो वॉल्यूम सिस्टम का जो है चेंज हो जाता है। तो इसलिए इस केस में वॉल्यूम आपका डी वी विल बी इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई, मतलब फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। यहाँ पे वॉल्यूम हमारे पास जो कांस्टेंट ही रहता है, जैसा कि सॉलिड से लिक्विड को हम चेंज करते हैं तो वॉल्यूम हमारे पास जो लगभग कांस्टेंट रहता है। लेकिन जब हम लिक्विड से गैसीय स्टेट में कन्वर्ट करते हैं तो यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं रहता है, तो इसलिए फाइनल वॉल्यूम वी एफ हो जाता है और इनिशियल वॉल्यूम हमारे पास जो वी आई है, इसलिए चेंज इन वॉल्यूम वी एफ माइनस वी आई हमारे पास बन जाता है। तो इसलिए अगर हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को अगर यहाँ पे देखते हैं डेल्टा क्यू टू डी यू प्लस सी डी वी, तो डेल्टा क्यू हमारे पास यहाँ पे एम एल आया है और डी यू प्लस पी इंटू डी वी, लेकिन डी वी हमारे पास वी एफ माइनस वी आई है, तो इसलिए डी यू विल बी इक्वल टू एम एल माइनस पी इंटू वी एफ माइनस वी आई। तो इसलिए हम क्या बोलेंगे यहाँ पे कि देयर विल बी इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी डी यू, तो प्लस डी यू है तो हमारे पास इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी है, और ये इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी डिपेंड करता है मास पे, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन पे, प्रेशर पे और इनिशियल और फाइनल वॉल्यूम पे। तो इस तरह से दोनों ही केसेस में चाहे वो हमारे पास एक तरह से मेल्टिंग प्रोसेस है या एक तरह से हमारे पास वेपराइजेशन प्रोसेस है, तो दोनों ही केस में जो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी है वो इंक्रीज करती है। फिर नेक्स्ट आर्टिकल है हमारे पास रिलेशन बिटवीन सी पी एंड सी बी। तो ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि सी पी जो कि हमारे पास स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर होती है, और सी बी मोलर स्पेसिफिक हीट, दोनों ही मोलर स्पेसिफिक हीट हमारे पास होती है। तो सी पी एंड सी बी मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर एंड एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो होता है कि मान लो अगर हम 1 मोल आइडियल गैस यहाँ पे लेते हैं जिसका कि प्रेशर P है, वॉल्यूम V है और टेम्परेचर T है, और Cp और Cv हम जो है मोलर स्पेसिफिक हीट जो है दोनों यहाँ पे ले लेते हैं उस गैस की, उस आइडियल गैस की। Cp एंड Cv आर द मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर एंड मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो इस केस में जो हमारे पास डेल्टा क्यू होगा वो आपका डी यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू हमारे पास यहाँ पे होगा। तो अगर हम हीट सप्लाई सिस्टम को करते हैं एट कांस्टेंट वॉल्यूम, मतलब हम वॉल्यूम को यहाँ पे कांस्टेंट अगर कर देते हैं, इफ डेल्टा क्यू सप्लाई टू द गैस इंक्रीज इट्स टेम्परेचर लेट डी टी बी द राइज इन टेम्परेचर। तो सिस्टम को अगर हम हीट देते हैं तो उस सिस्टम के अंदर की जो गैस है उसका टेम्परेचर हमारे पास जो है इंक्रीज करेगा। मान लो चेंज इन टेम्परेचर हम यहाँ पे डी टी ले लेते हैं, तो इस केस में जो हमारे पास डेल्टा क्यू होगा वो हमारे पास जो है 1 इंटू सी वी इंटू डी टी के बराबर होगा। तो यहाँ पे 1 का मतलब हम जो है यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस यहाँ पे ले रहे हैं, तो यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस ले रहे हैं तो एम की वैल्यू हम यहाँ पे 1 लेंगे। तो इसलिए यहाँ पे डेल्टा क्यू हमारा जो है सी वी इंटू डी टी बचेगा। तो अगर हम गैस को वॉल्यूम को कांस्टेंट रखते हैं यहाँ पे, तो जैसा कि हमने ऊपर बोला हुआ है एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो P इंटू डी वी वो हमारा 0 आएगा जो कि डेल्टा डब्ल्यू के बराबर होता है। डेल्टा डब्ल्यू पी इंटू डी वी के बराबर होता है, वॉल्यूम कांस्टेंट है तो देयर विल बी नो चेंज इन वॉल्यूम, सो डेल्टा डब्ल्यू विल बी इक्वल टू 0। तो इसलिए जो हमारे पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है डेल्टा क्यू इक्वल टू डी यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, तो इसके उसमें डेल्टा डी यू विल बी इक्वल टू डी यू। लेकिन डेल्टा क्यू हमारे पास है सी बी इंटू डी टी, तो हम क्या बोलेंगे कि सी बी इंटू डी टी विल बी इक्वल टू डी यू, इसलिए डी यू विल बी इक्वल टू सी बी इंटू डी टी हमारे पास यहाँ पे बन जाएगा। तो डी यू की वैल्यू सी बी इंटू डी टी हमारे पास आ जाएगी।
और अगर हम जो हीट है वो कांस्टेंट प्रेशर पे सिस्टम को सप्लाई करते हैं, तो उस केस में डेल्टा क्यू विल बी इक्वल टू 1 इंटू सी पी इंटू डी टी। तो यहाँ पे 1 हम मास जो है 1 यूनिट ले रहे हैं, तो फिर डेल्टा क्यू हमारे पास यहाँ पे 1 इंटू सी पी इंटू डी टी हमारे पास बन जाएगा। तो डेल्टा क्यू सी पी इंटू डी टी यहाँ पे हमारे पास जो आ गया है। तो बोलता है कि द हीट इज सप्लाइड एट कांस्टेंट वॉल्यूम प्रेशर इंक्रीजेज द टेम्परेचर of the gas by dt, that is increase its internal energy by du, and as well as enables the gas to perform work delta W. If dV increase in volume, the work performed is given by delta W equal to P dV। तो अगर हम प्रेशर को कांस्टेंट रखते हैं और हम सिस्टम को हीट देते हैं, तो हीट देने से क्या होगा कि उस गैस का टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, क्योंकि हमने प्रेशर को कांस्टेंट रखा हुआ है। जैसे आप पिस्टन को दबा के रखते हैं, गैस पे एक ही प्रेशर रखते हैं, तो अगर आप उस सिस्टम को हीट देंगे तो उस केस में हमारे पास उस सिस्टम की जो इंटरनल एनर्जी है वो इंक्रीज करेगी, और उस केस में जो आप हीट देंगे वो वर्क डन में भी आपकी यूज होगी। तो इफ़ डी वी इज द इंक्रीज इन वॉल्यूम, तो उस केस में डेल्टा डब्ल्यू जो है पी इंटू डी वी के बराबर हमारे पास होता है। तो इसलिए हम क्या बोलेंगे कि जो आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स होता है डेल्टा क्यू इक्वल टू डी यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, वो आपका चेंज हो जाएगा। तो डेल्टा क्यू हमारे पास यहाँ पे ऊपर आया हुआ है सी पी इंटू डी टी, तो डेल्टा क्यू विल बी इक्वल टू सी पी इंटू डी टी इक्वल टू डी यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, लेकिन डेल्टा डब्ल्यू हमारे पास पी इंटू डी वी, और पी इंटू डी वी ये हमारे पास यहाँ पे आया हुआ है। तो इसको हम डी यू की जगह, जो अभी हमने लास्ट में यहाँ पे एक्सप्रेशन निकाला था कि डी यू इज इक्वल टू सी वी इंटू डी टी, तो डी यू की जगह यहाँ पे हम सी वी इंटू डी टी यहाँ पे लिखेंगे, बिकॉज डी यू इज सी वी इंटू डी टी, जो कि हमने पहले निकाला हुआ है। तो यहाँ पे हमारे पास जो है दो टर्म आ गई, एक लेफ्ट साइड में एक राइट साइड में, जिनमें डी टी है, लेकिन यहाँ पे तीसरी टर्म में हमारे पास डी वी है, तो इस डी वी को भी हम डी टी की फॉर्म में यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। तो इसलिए हमें जो है गैस इक्वेशन कंसिडर करनी पड़ेगी। तो गैस इक्वेशन, परफेक्ट गैस इक्वेशन जो हमारे पास होती है वो पी वी इक्वल टू आर टी हमारे पास होती है। आर एक कांस्टेंट होता है जिसको हम गैस कांस्टेंट बोलते हैं। तो यहाँ पे अगर हम प्रेशर को कांस्टेंट लेते हैं, तो यहाँ पे हम कांस्टेंट प्रेशर की हमने बात की, तो प्रेशर कांस्टेंट लेते हैं, दोनों साइड का डेरिवेटिव हम विद रिस्पेक्ट टू टी लेते हैं। जो गैस इक्वेशन है हमारे पास आइडियल गैस इक्वेशन, इसमें प्रेशर को हम कांस्टेंट मान रहे हैं और दोनों साइड का हम डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर लेते हैं। तो डी बाई डी टी ऑफ पी वी विल बी इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ आर टी। तो आर भी कांस्टेंट है और पी भी कांस्टेंट है, जो हम मान के चल रहे हैं कि प्रेशर कांस्टेंट है। तो इसलिए पी इंटू डी वी बाई डी टी यहाँ पे बनेगा लेफ्ट साइड में, क्योंकि पी कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा, और राइट साइड में आर कांस्टेंट है, बाकी डी टी बाई डी टी बचेगा जो कि 1 होगा। तो इसलिए पी इंटू डी वी बाई डी टी विल बी इक्वल टू आर। तो डी टी को अगर आप राइट साइड में ले जाएं तो पी इंटू डी वी विल बी इक्वल टू आर इंटू डी टी। तो इसलिए P इंटू डी वी आपका R इंटू डी टी के बराबर आ गया। तो जो हमने ऊपर इक्वेशन नंबर 8 लिखी हुई है, वहाँ पे P इंटू डी वी की जगह हम R इंटू डी टी लिख सकते हैं। तो इसलिए सी वी सी पी डी टी विल बी इक्वल टू सी वी डी टी प्लस R इंटू डी टी। तो अब तीनों में ही डी टी डी टी डी टी यहाँ पे आ गया, तो डी टी दोनों साइड में हमारे पास जो कैंसिल हो जाएगा लेफ्ट और राइट में। तो यहाँ पे सी पी विल बी इक्वल टू सी वी प्लस आर, या हम क्या लिख सकते हैं, सी बी को राइट में ले जा सकते हैं, सॉरी लेफ्ट में ले जा सकते हैं। तो सी पी माइनस सी बी विल बी इक्वल टू आर। इसलिए हम क्या बोल सकते हैं कि जो स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर माइनस स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, वो जो है उनका डिफरेंस जो है गैस कांस्टेंट के बराबर होता है, जो कि हमारे पास आर होता है।